प्रश्नावली 1.2 जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ 140, उसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ बोला गया है। अभाज्य मतलब होता है कि वैसा गुणनखंड जिसका फिर से कोई टुकड़ा ना किया जा सके। तो जैसे यहाँ पे 140 का हम लोग किए हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि 140 को सबसे न्यूनतम वाला नंबर से भाग दिया जाए, जिसे भाग दिया जा सके। तो जैसे यहाँ पे रफ में हम लोग किए हैं कि 140 को 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से हम लोग भाग दिए तो क्या बचा 70। 70 को फिर सबसे न्यूनतम वाला जिससे भाग दिया जा सके 2 है, 2 से भाग देते हैं तो बचा 35। 35 को फिर 5 से सबसे न्यूनतम वाला संख्या है जिससे हम लोग भाग देते हैं तो बचता है 7। 7 को तो फिर भाग नहीं दे सकते हैं, 7 को अगर 7 से ही भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का कोई फिर गुना करेंगे तो फिर वही 7 ही हो जाएगा। तो इसलिए 7, ये 7 से फिर हम लोग 7 को भाग नहीं देंगे। तो अब मेरा जो जो बच जाता है उसको हम लोग गुणनफल के रूप में यहाँ लिख देते हैं, गुणनखंड के रूप में। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अगर इसको घात के रूप में लिखना बोला जाए तो 2 यहाँ पे 2 बार गुना हुआ है तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7। ये भी हो सकता है अगर घात के रूप में लिखने बोला जाता तो। 156 का फिर हम लोग अगर निकालना चाहेंगे उसी मेथड से, रफ में ये सब जितना भी किया हुआ है ये रफ में है। सबसे न्यूनतम वाला संख्या है जिससे 156 भाग जाता है वो 2 है, तो 2 से अगर भाग हम लोग देते हैं 156 को तो 2 से 14। 156 को 2 से भाग देते हैं तो 2 से 14, 1 16, 2 8 16, यानी कि 78 बच रहा है। 78 को सबसे न्यूनतम वाला संख्या से फिर अगर भाग दिया जा सके तो 2 है, 2 से भाग देंगे 78 को तो 39 होगा। 39 को 3 से भाग देना पड़ेगा 13, तो फिर 13 को तो फिर भाग चलेगा नहीं। तो इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो रहा है। अगर घात के रूप में लिखने बोला जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 फिर 3 गुना 13। उसी तरह 38-25 का भी निकाला जा सकता है, 5005 का भी, 7429 का भी। अगला जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। पहला में दिया हुआ 26 और 91 है। 26 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ पे एचसीएफ निकालने बोला है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोला है। कौन सा विधि से वो नहीं बोला गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि भी यूज कर सकता है और भाग वाला विधि भी यूज कर सकता है एचसीएफ मौसा निकालने के लिए। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड का विधि यूज करते हैं। 26 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा 2 गुना 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 7 गुना 13। अब दोनों में जो कॉमन संख्या है, 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसमें और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसमें, उस कॉमन संख्या को ही हम लोग बोलते हैं एचसीएफ मौसा। तो इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ जो निकाले 26 और 91 का, उसका मौसा हो गया 13। और एलसीएम जो कॉमन निकला वो तो लेंगे ही, जो कॉमन दोनों में है उसको सिर्फ एक बार लेंगे, दोनों बार नहीं। और जो बच गया, जो कॉमन नहीं मिला, उसको भी गुना में लेते हैं। तो 2 गुना 7 गुना 13, इससे मेरा एलसीएम निकल जाता है। तो गुना करने पर 182 आ रहा है। अब जांच करने बोला गया है, तो जांच करने बोला गया है कि जो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, ये दोनों का अगर गुना करते हैं तो दोनों का गुना के बराबर जो 900 आया है 13 और 182, वो दोनों का गुना और ये 26 और 91 का गुना दोनों का बराबर करने बोल रहा है। ये बराबर होगा, अगर होगा तो सही है, जांच मेरा सही हो जाएगा। और अगर नहीं आया है तो मेरा या तो 900 गलत है या 900 गलत है। तो पाते हैं 26 और 91 का अगर गुना किया जाए तो 2366 आता है। 13 और 182 को भी अगर गुना किया जाए तो उसका वैल्यू 2366 आता है। तो जांच में सही पाया गया, जांच कर लिया गया। 510 और 92 का उसी प्रकार है। 510 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, वही ऊपर वाला मेथड से एक एक करके आप सबसे न्यूनतम वाला से भाग करके निकाल सकते हैं। 92 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुना 2 गुना 23 होगा। अब एचसीएफ को वही हम लोग मेथड अपनाएंगे जो दोनों में कॉमन संख्या है, जो इसमें भी आया है 510 का अभाज्य गुणनखंड में भी आया है और 92 का अभाज्य गुणनखंड में भी आया है।
तो ये 2 एक बार आया हुआ है जो दोनों में है, और बाकी सब नहीं आया है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों बार आया है। तो इस एक बार जो 2 आया है, दोनों में कॉमन संख्या, वो मेरा 900 हो गया। मतलब HCF 510 का जो 900 हुआ 2 हुआ, और लॉस 100 जो कॉमन आया उसको एक बार सिर्फ लेंगे, ये लिया गया है। बाकी फिर जो बच गया 5 5 लिया गया, फिर 3 3 को लिया गया, 17 17 को लिया गया, 2 यहाँ पे बचा है उसको भी लिया गया, 23 को भी लिया गया। अब बाकी सबको गुना करने पर मेरा आता है 23,460। अब जांच करेंगे, तो जांच करने पे दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, वो दोनों संख्या दिया हुआ है 510 गुना 92, गुना करते हैं तो 46,920 आता है, और 2 गुना 23,060 को भी गुना करेंगे तो यही आएगा। तो जांच इसका भी सही पाया गया। तीसरा नंबर प्रश्न है, आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला गया है आभास गुणनखंड विधि यूज करना है। दूसरा नंबर में वो नहीं बोला गया था कि आभास गुणनखंड विधि यूज करना है, लेकिन इसमें बोला गया है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 12, 15 और 21। 12 का आभास गुणनखंड अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 गुना 3, वही मेथड से 12, 2 चौक 12, 2 तिया 6, वही 2 गुना 3। 15 का निकालने जाएंगे तो 3 गुना 5 होगा। 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7 होगा। अब 900 निकालना है तो तीनों में कॉमन देखेंगे, जो तीनों में है। 2 यहाँ पे है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। दैट मीन्स कि 3 ऐसा संख्या है जो तीनों का आभास गुणनखंड में कॉमन है। तो इसका मतलब 12, 15 और 21 का जो HCF होगा वो 3 होगा। अब LCM वही है, जो कॉमन निकला उसको पहले लिख लेंगे, जो बच गया उसको एक एक करके सबको लेंगे। तो पहला वाला में बच गया था 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिखे। दूसरा वाला में बच गया था 5, 5 लिखे। तीसरा वाला बच गया 7, 7 लिखे। अभी दोनों गुना करने पर मेरा आता है 420। यहाँ पे सिर्फ HCF और LCM निकालने की बोला गया है, इसीलिए हम लोग सिर्फ HCF निकाले हैं और LCM भी निकाले हैं। 17, 23, 29 का उसी तरह निकलेगा, लेकिन 17, 23, 29 में गौर कीजिएगा कि 17 का जब हम लोग गुणनखंड निकालने जाएंगे तो 17 का चलेगा नहीं। 17 का अगर हम निकालने जाए 17 किसी से भाग नहीं आता है, आभास गुणनखंड खुद ही है। तो इसका मतलब 17 का आभास गुणनखंड 17 होगा, 23 का आभास गुणनखंड 23 होगा, 29 का आभास गुणनखंड 29 होगा। तो जब ऐसा केस आता है तो 17 एक के 17 हम लोग चला जाते हैं एक बार, 17 के 17। 23 का आभास गुणनखंड 23 है तो 23 गुना 1 लिख सकते हैं। 29 का आभास गुणन 29 है तो 29 गुना 1 लिख सकते हैं। अब तीनों में देखा जाए तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब कॉमन संख्या 1 मिलता है। तो HCF मेरा हो गया 1, और LCM 1 गुना LCM हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना, पहला वाला में 17 बचा हुआ है तो 17 लिखेंगे। दूसरा वाला में 23 बचा हुआ है तो 23 लिखेंगे, और तीसरा वाला में 29 बचा हुआ है तो 29 लिखेंगे, और सबको गुना कर देंगे, जो आएगा वही LCM हो गया। चौथा नंबर प्रश्न बोल दिया गया है HCF 306 और 657, ये दो को संख्या दिया हुआ है जिसका मॉस 9 है। मतलब ये दोनों का अगर मॉस हम लोग निकालेंगे तो 9 आएगा, और लॉस ये दोनों का अगर निकालने जाए तो पता नहीं है, वही हमको ज्ञात करना है, निकालना है। तो एक तरीका तो है कि लॉस सीधा ये दोनों का निकाल दो। अब दूसरा तरीका जो फॉर्मूला तरीका है वो होता है LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। दोनों संख्या कौन कौन है, 306 और 657 है, वो दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो यहाँ पे वही किया, 306 गुना 657 बटे HCF दिया हुआ है 9, 9 ई काट देते हैं, ये फॉर्मूला है। ये काटने पे 9 तिया 27, 3 36, 9 4 36, 34 गुना 657। अब ये काटने पे इतना आ रहा है, इसको गुना करेंगे तो फिर मेरा 22,338 आ जाएगा, यानी कि लॉस जो ये दोनों का है वो 22,338 होगा। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, इसका आंसर बनाने से पहले एक उदाहरण लेते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है। बोल रहा है कि 6 का घात n है। n में कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 तक कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है कोई भी संख्या अगर n की जगह हम लोग डालेंगे तो क्या ये टोटल वैल्यू 0 होगा? डाल के देखते हैं। 6 का n की जगह 1 डालते हैं तो 6 होगा, 0 साथ नहीं हो रहा है। 6 का अगर 2 डालते हैं 36, 6 का 3 डालते हैं 108, 36 गुना 6, 36 चौथे 18, 216, 108 नहीं 216। फिर अगर 4 डालते हैं तो 216 गुना 6, 6 चौक 36, 6 के 6 3 9, 14 12, 12 96। मतलब अभी तक 4 में लेके आए लेकिन अभी तक मेरा कहीं भी संख्या 0 लास्ट में नहीं आया है। बोला है समाप्त होती है, मतलब अंतिम जो यहाँ पे अंक होगा वो 0 कहीं पे अभी तक नहीं आया। तो ऐसे हम लोग इस तरह करके क्या करते हैं, तो यहाँ पे n तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। n का वैल्यू केवल 4 तक नहीं ना जा सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 99 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं जो कि उसका आंसर में है। कोई भी अंक 0 पे तभी समाप्त होता है जब वो अंक 2 और 5 से भाग जाता है, मतलब उसका गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। जैसे कि 10, 10 का अगर कोई भी वैल्यू डालो तो 10 के 10, 10 का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो 100, घात 3 डालते हैं तो 1000। कोई भी ऐसा संख्या हो जिसका अगर गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 आता है, उसका घात कुछ भी रहे, घात से हमको लेना देना नहीं है, 2 और 5 आना चाहिए। मतलब 6 अगर लेते हैं, 6 का पावर n लेते हैं, तो इसका जो यहाँ पे है इसके जगह पे अगर इसका हम लोग गुणनखंड करें तो मेरा ये 2 या 6, 1 2 2 तो आ ही गया, 3 के बदले यहाँ 5 आना चाहिए। अगर 5 आता है तो ये घात n के जगह कोई भी वैल्यू रख दो, 0 अंतिम संख्या होगा ही होगा, अंतिम अंक होगा ही। अब हम लोग इसमें आते हैं, वही तो यहाँ पे बताया गया है। यदि किसी n के लिए संख्या 6 या 6 का घात n शून्य पर समाप्त होगी, अगर समाप्त होता है तो वो 5 से विभाज्य होना जरूरी है, 5 से विभाज्य होगा ही होगा। कोई भी 0 वाला संख्या ले लो 5 से भाग जाता है। अतः 6 का घात n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। लेकिन 6 का घात n का 6 का घात n जो है उसका अगर हम लोग निकालने जाएं तो हो जाता है 2 का घात n गुना 3 का घात n। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 2 का घात n लिखें और 3 का घात n लिखें तो ये अंदर वाला अलग अलग है, वो गुना हो जाएगा और घात उसका सेम है, वही हो जाएगा। तो 2 तिया 6n, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। इसमें सिर्फ 2 और 3 ही अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, इसलिए ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या n नहीं है, मतलब घात n में नहीं आएगा, जिसके लिए 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। 6 नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो भाज्य संख्या होने के लिए हम लोग जानते हैं कोई भी भाज्य संख्या तभी होता है जब उसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। मतलब 4 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 4 2 से भाग जाता है, 4 1 से सबसे पहले भाग जाता है, फिर 2 से भाग जाता है, फिर 4। यहाँ पे उसका जो गुणनखंड है, भाग देने वाले संख्या है जो पूरी तरह भाग दिया जा सकता है 4 को जिस संख्या से, वो 3 को है। 2 से अधिक अगर गुणनखंड होता है तो ही हम लोग उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। हम लोग 2 से अधिक गुणनखंड खोजते हैं, अगर निकलता है तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या, नहीं निकलेगा तो बोल सकते हैं कि नहीं है। इसको गुना कर जोड़ करने पर जो वैल्यू आता है, अगर वो 2 से अधिक गुणनखंड आता है तो इसका मतलब भाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है। तो हम लोग 13 कॉमन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है, गुना में है, तो यहाँ तीनों में से एक को कॉमन निकलेगा 13, और ये प्लस 13 है तो यहाँ से फिर 13 निकल जाएगा।
तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11, 7 गुना 11 13 के बच जाएगा 1, 13 के पास या गुना 1 हो जाएगा, प्लस इस 13 के पास हम लोग 13 गुना 1 लिख सकते थे, तो इसलिए यहाँ भी 1 बच गया। अब इसको अगर करेंगे तो 13 का 13 ब्रैकेट बदले गुना, 11 से 77 प्लस 1 78। अब यहाँ पे इस जो टोटल वैल्यू होगा जोड़ और गुना और जोड़ करने के बाद, उसका यहाँ पे दो गुणनखंड मिल रहा है 13 और 78, और एगो एक तो कॉमन है, ये एक तो आएगा ही, मतलब दो से अधिक उसका गुणनखंड हो रहा है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। अतः दिया गया संख्या का दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसका भी वही केस है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर 5 यहाँ से यहाँ तक में 5 अगर निकल जाता है तो 5 बाहर निकल गया, तो इसमें से क्या बचेगा 7 6 4, 5 तो निकल गया इसलिए 5 नहीं लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 की जगह यहाँ पे 1 बच जाएगा। 5 बाहर निकल गया, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये लोग गुना करने पर 1008 होता है, प्लस 1 जो ये वाला है 5 1009। यहाँ पे भी एक 5 आया गुणनखंड और एक 1009 आया, और एक तो है ये है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अतः दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने के कारण यह अभाज्य संख्या है। इसमें अब क्या क्या गुणनखंड आया, एगो एक आया, एगो 1009 आया, और एगो 5 आया, तीन को अलग अलग है, दो से अधिक है, इसलिए हम लोग उसको भाज्य गुणनखंड बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मतलब एक गोल घेरा है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। सोनिया और यहाँ पे दिया गया है, सोनिया बोला गया है, और एगो रवि। ये एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ लिखा हुआ है वृत्ताकार पथ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वृत्ताकार पथ। यहाँ पे दोनों खड़ा है, रवि भी सोनिया भी। सोनिया जब दौड़ मार रही है, चक्कर लगा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक वापस इसी पॉइंट तक आने में उसको टोटल 18 मिनट लगता है। और रवि को, अगर रवि दौड़ना स्टार्ट करता है तो इस पॉइंट से घूमते हुए वापस इसी पॉइंट तक आने में उसको 12 मिनट का समय लगता है रवि को। अब बोल रहा है कि ये लोग एक ही साथ दौड़ना शुरू किया, ये लोग कितना मिनट के बाद फिर से ये लोग मिलेगा इसी पॉइंट पर। तो सोनिया पहला चक्कर अगर मारती है यहाँ से यहाँ तक घूमी, तो उसको कितना मिनट लगा 18 मिनट। तब तक रवि ये वाला दौड़ के पूरा कर चुका होता है, सोनिया से पहले आगे निकल चुका होता है, क्योंकि उसको 12 मिनट ही लगा है। रवि 2 बार चक्कर मारता है, एक बार चक्कर मारा फिर 2 बार चक्कर मारा, तो 2 बार चक्कर मारने के लिए रवि को कितना मिनट लगेगा 12 गुना 2 यानी कि 24 मिनट, और सोनिया को 18 गुना 2 यानी कि 36 मिनट। तब तक रवि और एक चक्कर मार लेगा, क्योंकि 12 गुना 3 चक्कर अगर मारेगा तो रवि का हो जाएगा 36 मिनट। सोनिया जो है वो 36 मिनट में 2 चक्कर ही मार पाती है, रवि 36 मिनट में 3 चक्कर मार लेता है यहीं पे, क्योंकि 36 मिनट यहाँ भी हो रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक सोनिया को 2 चक्कर मारने में 36 मिनट लग गया यहाँ तक पहुँचने में, रवि को 3 चक्कर मारने में 36 मिनट लग गया यहीं पे आने में। तो अब 36 मिनट वहाँ जब हो जाएगा तो दोनों इसी पॉइंट पे मिल जाएगा। तो ऐसा केस वाला जब वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमता है और बोलता है कि कब मिलना होता है या कितना समय में दोनों उसी पॉइंट में मिलेगा, तो हम लोग सीधा उसका लॉस निकाल देते हैं। 18 और 12 तो हो जाएगा, 6 से चला दिए सीधे, 2 से भी चलाना चाहिए था, 6 × 18 6 × 12, इसका अगर लॉस करेंगे तो 6 गुना 3 गुना 2 36 मिनट, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर उसी जगह पर मिलेंगे। जोहार।